भाई कृष्णाकर भाई के साथ आज हम समझेंगे नशे को। वाइन विद कृष्णाकर भाई इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, यानी कि आपके शो की होस्ट निधि कंसल। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुक्रजन के बारे में, शुक्र विज्ञान के बारे में, और उनसे ये समझेंगे कृष्णाकर भाई से कि शुक्र विज्ञान आखिर क्या है। जी जी कृष्णाकर भाई की राम राम। आज है 8 जून, पर क्योंकि 6 बज चुके हैं तो 9 जून की पूर्व संध्या, 9 यानी पूर्णता का दिन आने वाला है। और आज ही यज्ञ हुआ है, यज्ञ समाप्त हुआ है, जो कि शायद कृष्ण ने शुरू किया था जब उनका जन्म हुआ था। लेकिन यज्ञ उन्होंने वहां से शुरू नहीं किया जहां जन्म हुआ था। यज्ञ शुरू हुआ था जब उन्होंने मक्खन में, मटकी में मक्खन डाल करके, और मक्खन अब क्या कर रहे थे वो पता नहीं है, पर अगर वो फोटो देखी जाए उनकी मक्खन वाली तो इतना हाथ, मतलब ऑलमोस्ट कोहनी तक का हाथ उनका मक्खन की मटकी के अंदर होता था। तो ये बड़ी कमाल की वो एक ना मैंने वो देखी थी, क्या कहते हैं उसको, एक मूर्ति थी, मूर्ति तो क्या कहूंगा मैं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो लगे हुए थे, कृष्ण बैठे थे मक्खन की, उसमें एक वो दिखा रखी थी, फोटो नहीं थी वो, एक्चुअल मूर्ति थी। हाँ जी, जो डिजाइनर पर्पस के लिए मूर्तियां होती हैं उनको हम फ्रेम कर देते हैं, हाँ, एक बॉक्स के अंदर। 3D, मतलब इट वाज ए 3D मूवी, इट वाज नॉट ए पेंटिंग आई वुड से। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो पेंटिंग नहीं थी, वो एक्चुअली मूर्ति थी, मॉडल जिसको कह सकते हो। तो उसमें कृष्ण को छोटा सा दिखाए हैं, मेरे ख्याल से होंगे 2 साल के, 2-3 साल के बीच में ही कहीं होंगे, ज्यादा नहीं। और उनका पूरा हाथ कोहनी तक, ऑलमोस्ट कोहनी तक, वो पूरी मटकी के अंदर था, मक्खन से भरी हुई मटकी के अंदर। तो जब मैंने वो देखा, आज से ये 2006 की बता रहा हूं मैं तुम्हें तकरीबन, कि जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा यार ये तो मक्खन नहीं खा रहे, मुझे नहीं लगता कि ये मक्खन खा रहे हैं। क्यों? मक्खन खाना है तो मक्खन खाना, एक आपका बड़ा कटोरा दे दिया आपको मक्खन का, तो आप मक्खन खाना को उसके नीचे, आखिरी मक्खन के नीचे, सबसे नीचे से थोड़े निकालोगे, ऊपर से लिया और खा लिया जी। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये। पर उन्होंने तो पूरा हाथ मटकी के अंदर डाल रखा था जी। तो इसका मतलब है कि वो मक्खन खाते नहीं थे। रोटी के साथ, खाने के साथ, भोजन के साथ खाते होंगे, वो अलग बात है, पर मटकी में जो हाथ दिखाया जा रहा था, तो उसको फिर मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया। हमारी टीम है कबाड़ फॉरम की। कबाड़ फॉरम यानी किल ए बैड रेफरेंस। तो कृष्ण को माखन चोर कहा जाता था। अब माखन चोर मतलब माखन की चोरी कर रहे हैं तभी तो माखन चोर कहलाए। पर उनको माखन चोर कहा क्यों गया, यह समझने की कोशिश हमने शुरू की कबाड़ फॉरम की टीम ने। तो समझ में आने लगा कि सबसे पहले तो हमने सोचा ये माखन है क्या चीज, मक्खन है क्या चीज। तो फिर पता लगा कि मक्खन, ज्ञान को मक्खन कहा जाता है, ज्ञान को मक्खन कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दूध है, दूध को उबाला, मलाई निकली, ज्ञान क्यों कहा गया? एक्चुअली विज्ञान कहना चाहिए। मक्खन जो है वो विज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान।
कैसे? दूध को उबाल करके थोड़ी देर के लिए रख दिया, फिर उसकी मलाई निकली, उस मलाई को जमाया गया, दही बनाया गया, और फिर उसको मथा गया, और फिर उसमें से जो ऊपर निकला, जो तैर रहा था, उसको मक्खन कहा गया। तो उसको विज्ञान कहना चाहिए, ज्ञान नहीं कहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान में आप बता रहे हैं कि मक्खन को हम विज्ञान कह सकते हैं, कहना चाहिए, ज्ञान नहीं। क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा एक और प्रश्न मन में ये भी आता है कि कृष्ण जब माखन खाते हुए उनको दिखाते हैं तो उनके सारे फेस पे माखन दिखाया जाता है, जबकि अगर एक बालक माखन खाता है तो उसके गाल पर या उसकी सारी पूरे हाथों में यहाँ तक मक्खन होने का कोई संभावना नहीं है। नहीं, क्यों? नहीं है। बालक जब कोई खाता है तो उसको थोड़ी पता हो, तो मुंह में डालने की कोशिश करता है, और हाथ में अगर पूरा मक्खन लगा हो तो फेस पे लगेगा ही। ओके। अच्छा। जहां पर वो इशू है ही नहीं है। इशू ये है कि पहली बात तो कि मक्खन को विज्ञान क्यों कहा, और वो एक्चुअली ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, दोनों चीजें हैं। मक्खन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। यहां पर विज्ञान की जब बात करते हैं हम, तो दूध से मक्खन बना। दूध मतलब समुद्र। अब आप इसमें यहां पे समुद्र मंथन को समझेंगे तो पता लगेगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र क्या था? पानी था। पानी मतलब क्षीर सागर कहा है इसको। अगर आपको ध्यान हो तो जो ब्रह्मा जी जिस सागर में बैठे थे, जहां पर कमल था, वो क्षीर सागर था, उसका नाम। क्षीर सागर यानी दूध का सागर। पता नहीं आपको ये आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की आपको रीजन। तो दूध को उबाल करके, उबालते क्यों है दूध को? मक्खन बनाने से पहले दूध को उबालना बहुत जरूरी है। उबालोगे नहीं तो मक्खन नहीं बन सकता। उबालने का मतलब क्या है? उबालने का मतलब है कि उसमें कोई अगर जर्म्स है, वायरस है, कीटाणु है, किसी भी तरह के, वो समाप्त हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। चलो मान लिया हमने। फिर उसके बाद अब यहां पर देखो समझने वाली बात क्या है कि कीटाणु मर गए, हमने बॉयल किया, कीटाणु मर गए, पर है तो अभी दूध के अंदर ही। उनकी डेड बॉडीज जो है वो तो अभी दूध के अंदर ही है। वो कहां निकली? नहीं, उनको तो हम नहीं छानते हैं किसी नहीं, छानोगे भी तो निकलेंगे नहीं। छानने की ऐसी कोई फिल्टरिंग प्रोसेस है ही नहीं जो जर्म्स को छान सके जी। ऐसे फिल्टर अवेलेबल ही नहीं है तुम्हारे पास जी। तो इसी के लिए उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा जाता है, जिससे कि मलाई जो उसके कंटेंट है वो ऊपर आ जाए और वो कीटाणु नीचे रह जाए। मरे हुए कीटाणु, डेड बॉडीज जो है वो नीचे रह जाए। इसीलिए अगर आप समझोगे दही को, वो दही में जर्म्स मिलते हैं, दही में बैक्टीरिया होते हैं। तो वो क्या है? वो दूध से ही जमाई जाती है दही, तो वही एग्जैक्टली तो वो जर्म्स थे, वो मरने के बाद उनका रिसाइकलिंग हो गया और वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। इट इज एक्सप्लेनिंग यू द टोटल प्रोसीजर ऑफ रिसाइकलिंग ऑल्सो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम दूध को बॉईल करते हैं और उसमें से मलाई आती है, अब हम उस मलाई को जमाते हैं एंड फिर हमें उसमें से मक्खन मिलता है एंड एक छाछ या मट्ठा नाम का एक कंपोनेंट बच जाता है। नहीं, अभी यहाँ पर देखो, जब तुमने जमाया तो जो डेड बॉडीज थी वो नीचे वाले दूध में रह गई। हाँ जी। तो मलाई को तुम जमा रहे हो या मलाई के साथ थोड़ा सा दूध भी डालते हो? थोड़ा सा दूध हमेशा डाला जाता है। तो उस दूध में क्या क्या आ गया पता नहीं। हाँ जी। तो इसलिए उसमें से जब मक्खन निकाल लेते हैं, हाँ जी, तो जो बचता है वो है बैक्टीरिया, वो छाछ है। इसीलिए कहते हैं कि बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो छाछ है। छाछ होती है। दही को इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना छाछ को माना जाता है। तो उसका यही कारण है कि मक्खन निकाल लिया उसमें से, उस दही में से मक्खन निकाल लिया, तो मलाई के अंदर भी जो बाई चांस वो आ गए, और मक्खन भी ना ऊपर तैरता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मक्खन भी दही के ऊपर तैरता है, मलाई भी दूध के ऊपर आती है। तो बाई चांस अगर कुछ रह भी गया हो उसमें तो वो नीचे रह जाएगा, उसमें मलाई मक्खन में नहीं आएगा। तो मक्खन जो है
इट्स द प्योरेस्ट ऑफ, इट इज द प्योरेस्ट प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो अश्विनी जी अभी आपने कहा कि हम मक्खन को ज्ञान नहीं विज्ञान कहेंगे, दोनों चीज हो गई। इसका कारण क्या है? हाँ, इसमें दोनों चीज हो गई। एक्चुअली अगर हम दूध को ज्ञान माने, क्षीर सागर है तो ज्ञान का तो सागर है, ज्ञान मतलब अनलिमिटेड, तो ज्ञान दूध को कहा जी, तो उसमें से विशेष ज्ञान निकाल लिया मक्खन, ओके। तो इसलिए विज्ञान कहा उसको। अच्छा, ज्ञान में से विशेष ज्ञान निकल गया। नेचुरली ज्ञान की एक ब्रांच को तुमने स्टडी करी, विशेष ज्ञान हो गया ना वो, तो इसलिए विज्ञान कह दिया उसको। ओके, लेकिन मैंने तभी साथ में क्या कि मक्खन को ज्ञान भी कहा जाता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि मक्खन जब निकल गया उसके बाद उससे कितने प्रोडक्ट बना सकते हो तुम, कैन यू इमेजिन? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है मक्खन से, दैट इज घी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं तो हमें घी मिलता है। करेक्ट। तो जो घी मिलता है उस घी से कितने प्रोडक्ट बनते हैं? अल्टीमेटली हम तो प्रोडक्ट ही बना रहे, विज्ञान, प्रोडक्ट इज विज्ञान। हाँ, उस घी से बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसे हम प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मक्खन, उस समय में मक्खन को जब ज्ञान मानोगे तो तुम उसमें से घी निकालोगे। हाँ, ओके, ठीक है। अगर हम मक्खन को ऐसे ही कंज्यूम अप कर रहे हैं तो वो हमारे लिए विज्ञान है। करेक्ट। और अगर हम मक्खन को आगे प्रोसेसिंग करके उसका घी बना के उसके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्ञान था, जिसमें से हमने विज्ञान निकाला है। ओके, तो ज्ञान समुद्र मंथन जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है, बेसिकली ये हुआ कि जो क्षीर सागर जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे उसी को मंथन किया श्री कृष्ण ने जी। और जो कृष्ण नहीं, कृष्ण कहाँ से आ गए? क्योंकि कृष्ण के ही बाल रूप का हाथ दिखाया जाता है। अच्छा, तुम इसकी बात कर रही हो, समुद्र मंथन की बात कर रही हो तुम। एक्चुअली तुम कंफ्यूज हो गई। ओके, तुम समुद्र मंथन की और ज्ञान समुद्र मंथन को डिफरेंस समझो। ओके, समुद्र मंथन जो है वो विष्णु के दूसरे अवतार ने कराया था, कच्छप अवतार ने। हाँ, और अब हम ज्ञान समुद्र की मंथन की बात कर रहे हैं जिसमें ज्ञान मक्खन को माना गया। अच्छा, इसमें हम ज्ञान को मक्खन को मानेंगे? हाँ, मानेंगे नहीं, है ही। और मक्खन को आगे उसमें से विज्ञान निकले। एग्जैक्टली। और वो विज्ञान की शाखाएं अनलिमिटेड है। तो ये ज्ञान समुद्र मंथन किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ? कृष्ण ने किया। ज्ञान समुद्र मंथन करने के लिए ही विष्णु ने पूर्ण अवतार रूप में आए थे, कृष्ण। ओके, तो उन्होंने ज्ञान समुद्र का मंथन किया। समुद्र इसलिए क्योंकि वो मटके के अंदर बंद था, ज्ञान सारा का सारा, वो मक्खन मटके के अंदर था और मंथन किया उसका, उसको मथा। अच्छा, वो जानकारी दे रहे थे कि ये जो मक्खन है इससे आप जीवन में जो चाहते हो, जिंदगी बेटर, बेस्ट लिविंग के लिए, वो सारे प्रोडक्ट इससे बना सकते हो तुम। मूल रूप में ज्ञान ये दिया कृष्ण ने कि आपको जीविका के लिए, जीने के लिए जो भी चाहिए, स्वाद के लिए, 56 भोग के लिए, वो सारी चीजें मक्खन से बना सकते हो तुम जी। अच्छा, यानी कि कृष्ण ने हमें मक्खन को ज्ञान मानते हुए आगे विज्ञान, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम विशेष ज्ञान यूज कर सकते हैं, ये यूज करना सिखाया। और इस प्रोसेस की आज पूर्णाहुति हुई है, क्योंकि आज नहीं, ज्ञान समुद्र मंथन जी, ज्ञान समुद्र मंथन में क्या क्या निकला, यज्ञ शुरू किया था कृष्ण ने उस समय में जी, और आज पूरा हुआ है वो। हाँ जी। तो हाउ डू वी नो दैट जो काम कृष्ण ने तब शुरू किया था आज पूरा हुआ? तो ये पूरा अगेन कृष्ण ने ही किया है, ब्रह्मांडधीश बनकर। जब कृष्ण द्वारकाधीश भी नहीं थे, जब उन्होंने ज्ञान समुद्र का मंथन शुरू किया था, तब तो वो कुछ भी नहीं थे, ग्वाला थे, सिर्फ ग्वाला भी नहीं थे, इनफैक्ट छोटे से बच्चे थे 2-3 साल के, तब उन्होंने यज्ञ शुरू किया था। हाँ जी। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो उससे पहले ही वो कंस के जितने भी एसोसिएट राक्षस थे उनका वध कर चुके थे। क्या आपको यह बात ध्यान है?
पता है? हाँ जी। जब वो पालने में थे तभी उन्होंने वो इतने सारे राक्षसों का वध किया। जब उनके पिता उनको यमुना पार करके ले जा रहे थे तब भी उन्होंने Correct. कालिया नाग का या नहीं, कालिया नाग का तो बात की बात थी, बात, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि जी। जब ज्ञान समुद्र मंथन शुरू किया उन्होंने, यज्ञ शुरू किया ज्ञान समुद्र मंथन का, जी, उससे पहले उनकी स्ट्रेंथ के मैं आपको इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ, एक बताना चाह रहा हूँ कि वो जब पालने में थे, यानी 4-5-6 महीने के होंगे पालने में, तो 5-6-7-8 महीने से ज्यादा का रह नहीं सकता। 1 साल से बड़ा बच्चा तो पालने में रह ही नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि वो चलने लगता है, भागने लगता है, कूदने लगता है। जब वो क्रॉल ही करते थे, यानी कि घुटने के बल चलते थे सिर्फ, वो भी पता नहीं है कि घुटने के बल चलते थे कि नहीं चलते थे, क्योंकि पालने के अंदर दिखाया गया उनको। हाँ जी। और उस समय में उन्होंने वो पूतना और वो तो उन सबका वध किया उन्होंने, वध किया है। तो उनकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। विष्णु ही पूर्ण अवतार बनकर के कृष्ण आया है, ये बातों की वैलिडेशन कर रहा है वो। हाँ जी। ये सारी प्रोसीजर सिस्टम बताया जा रहा है। लेकिन ज्ञान समुद्र का मंथन उन्होंने तब शुरू किया जब उन्होंने माखन अपने आप लेना शुरू किया, यानी वो 3-4 साल के हो गए होंगे, हो सकता है 4 साल के बाद के हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, चौथे साल में किया हो ये भी हो सकता है। क्योंकि जो फोटो दिखाई जाती है, जो मूर्ति की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं वो कहां पर होगी इस टाइम पर, वो शायद दिल्ली में कहीं पड़ी है। हम लोग अभी कृष्णनिष्ठ दरबार के विसिनिटी से बोल रहे हैं, आसपास से, अंबाला। और कृष्ण उस समय में वो सिर्फ कृष्ण थे जी। जो मोटी बात समझने वाली बात यह है कि उस समय में वो सिर्फ कृष्ण थे जी। उसके बाद वो जब 13-14 साल के हुए तो द्वारकाधीश बने। द्वारकाधीश, हाँ जी। और अब वो ब्रह्मांडधीश बने हैं। कब था वो? ब्रह्मांडधीश वे 2022 की शुरुआत में बने हैं। 2022 की शुरुआत में कृष्णेंद्र बन गए थे 2011 में। हाँ हाँ। और ब्रह्मांडधीश 2022 की शुरुआत में उनको फरवरी में या जनवरी में किया गया। ये ज्ञान कुंभ के आसपास की ही ये घटना है। ठीक है, तो ज्ञान कुंभ मतलब फरवरी, 18 फरवरी से 24 फरवरी ज्ञान कुंभ होता है जी। खैर, तो इसीलिए वो ज्ञान कुंभ उसी सिलसिले में पिछले 5-7 साल से ज्ञान कुंभ मनाया जा रहा है। 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में 7 दिन का ज्ञान कुंभ मनाया जाता है निश्चल टेम्पल्स में। हाँ जी। तो वो ज्ञान मक्खन को ज्ञान मान करके चला जा रहा है, ना कि मिल्क को, दूध को ज्ञान नहीं माना जा रहा है। यहां पर वो ज्ञान समुद्र मंथन की सेलिब्रेशन है, ज्ञान कुंभ। हाँ जी। ओके जी। तो हमें क्या क्या, जब ज्ञान समुद्र मंथन पूर्ण हुआ है तो नेचुरली ये जानने की इच्छा है कि इससे मिला क्या, इस ज्ञान समुद्र से मानव समाज को, ह्यूमन रेस को, या पृथ्वी को, या ब्रह्मांड को क्या मिला है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली शुक्र की इंप्रूवमेंट। ज्ञान से जब विज्ञान पे जाते हो तो बिना शुक्र के संभव नहीं है। प्योरिटी ऑफ द शुक्र, जब आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ द शुक्र, यानी मक्खन में शुक्र था, फैला हुआ था, लेकिन जब उसमें घी बनाया तो शुक्र कंसंट्रेट हुआ। इसीलिए घी जो है वो बहुत बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है, देसी घी जिसको कहते हैं, यानी मिल्क से बना हुआ घी, मिल्क से मक्खन, मक्खन से घी। हाँ जी। उसमें भी 2 प्रोसीजर्स हैं। मक्खन से घी बनाने के ना 2 प्रोसीजर हैं, सॉरी, मलाई से घी बनाने के 2 प्रोसीजर हैं। एक में मक्खन बनाते हैं, एक में मक्खन नहीं बनाते हैं। मलाई से डायरेक्ट वो निकाल लेते हैं घी। हाँ जी। जला करके। तो पहले 2 प्रोसीजर हो गए। एक तो मलाई से डायरेक्ट घी निकालना, मलाई को जलाकर, और एक है पहले मलाई से मक्खन निकाला और फिर मक्खन से घी निकाला। हाँ जी। 2 प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर कौन सा यूज करोगे, उससे क्या निकल रहा है वो मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली घी का यूज होता है, आगे के कामों में घी का यूज होता है। तो ये सारी प्रक्रिया तो समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ही इसी के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंट।
समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया इस पर डिपेंडेंट है, मीन्स शुक्र के बिना क्या समाज एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। फिर तो, और शुक्र अगर ऐसे ही फैला हुआ है, मक्खन की तरह से ऐसे फैला हुआ है शुक्र, तो उसका कोई फायदा है? नहीं। मक्खन तो तुम्हें आगे के प्रोडक्ट नहीं दे सकता। इमेजिन, मक्खन जो है वो तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो मक्खन से जब तक घी नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें आगे के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ। तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे? खाली मक्खन से समाज बढ़ नहीं सकता आगे। आप एक प्रश्न ये है कि समाज आगे बढ़ेगा कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट। क्योंकि भीड़ आगे कैसे बढ़ेगी? तो भारत की जनसंख्या इस समय विश्व में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। हम भीड़ की बात कर रहे हैं या समाज की? मैं जो है बात कर रहा हूं कि समाज किससे है? लोगों से, करेक्ट, मनुष्य से। करेक्ट। समाज तो जरूरी थोड़ी है कि इंसानों का समाज हो। भाई समाज में तो सारी वो आती हैं, सभी एंटिटीज आती हैं। सारी एंटिटीज का मिलकर के ही तो समाज बनेगा, नहीं तो दूध आएगा कहां से तुम्हारे पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें सब कुछ चाहिए एक अच्छे समाज के लिए। एग्जैक्टली। तो समाज आगे के बढ़ने का मतलब यह है कि यार सारे के सारे उम्र तो सबकी पूरी होती चली जाती है, मृत्यु तो एक अटल सत्य है। हाँ जी। तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे अगर सारे के सारे मृत्यु पे चले गए, मर गए सारे, तो समाज कहां बढ़ा? समाज आगे कैसे बढ़ता है? तो वो बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे कि मक्खन इज ऑफ नो यूज। मक्खन भी एक लिमिट तक यूज होता है, मक्खन भी यूजफुल है, बस उसके जो यूसेजेस हैं मक्खन के और शेल्फ लाइफ है वो बहुत लिमिटेड है। घी के यूसेजेस बहुत वेरीड है। पकवान बनाना है तो घी ही यूज होगा। इक्का दुक्का पकवान मक्खन को यूज करके बनता है, नहीं बनता है। वो जबरदस्ती बना लो तो बना लो, बट वो फायदा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फायदा क्या देगा समाज को? तुम अगर क्राइम दोगे तो क्राइम तो समाज में क्राइम भी तो होता ही है, बट डज एनीवन वांट क्राइम इन द सोसाइटी? क्या कोई चाहता है कि इस सोसाइटी में क्राइम हो? नहीं। तो अगर हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में क्राइम हो तो हमें समझना पड़ेगा कि मक्खन का यूज नहीं है, घी का ही यूज है समाज को अगर आगे बढ़ाने की। क्योंकि अगर आप मक्खन यूज करते हो तो आप समाज को लिमिट कर रहे हो। हाँ जी। तो क्या आप समाज को लिमिट करना चाहते हो? कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर लिमिट करना है तो मतलब तुम अकेले जाके कहीं पर रह लो, तुम कहां पर रहोगे अकेले जाके? भाई तो अकेले तो तुम रह ही नहीं सकते ना। इतनी सारी एंटिटीज है, वो हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगी, और हवा तो तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तुम बिना हवा के समाज के कोई भी समाज का हिस्सा, अगर हवा को तुम समाज का हिस्सा नहीं मानोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो परमानेंट रहेगी। हवा है, अगर तुम उसका यूज नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए हवा है या नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? अश्विनी जी, बात हम कर रहे थे शुक्र की जी। हवा हम जानते हैं, पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में, ये हम जानते हैं। समाज आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रश्न हम जानते हैं। लेकिन आज जब ज्ञान समुद्र मंथन की पूर्ण आहुति हुई है तो इससे हमें क्या मिला है ये प्रश्न, और शुक्र के बारे में जानकारी, तो ये क्या है, ये बातचीत जरूरी है। या इसी के ऊपर बात कर रहे थे, मैं इसी पर आ रहा था जी कि मक्खन में शुक्र स्प्रेडेड है, वो पड़ा है कहीं कहीं, और उसका उपयोग नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। जो वही बात है कि सरसों का दाना मेरे पास है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि सरसों का दाना है मेरे पास, तो उसका यूज ज्यादा है या उससे तेल निकाल लूंगा तो तेल का यूज ज्यादा है? तेल का। तेल कैसे निकला? प्रोसेसिंग की हम सरसों को मथा। हाँ। तो इसका मतलब सरसों के दाने को समझो कि उनमें शुक्र स्प्रेडेड था। हाँ जी। लेकिन जब तेल निकाला तो उसमें शुक्र कंसंट्रेट हो गया।
तो शुक्र कॉन्सेंट्रेटेड, इसका रियल लाइफ में क्या मायना है ह्यूमन रेस के कंटेक्स्ट? हर चीज कंसंट्रेशन शुक्र के ही तो आप यूज करते हो हर चीज में। हर चीज में यूज ही शुक्र का, कंसंट्रेटेड शुक्र यूज हो रहा है। जैसे घी, तेल, किसी भी चीज का तेल हो, वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं, वो कहाँ से निकला? मूंगफली का तेल कहाँ से निकला? तो क्या जो हमारी सेहत है, हमारी हेल्थ, या हमारे रिलेशंस हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस है, या हमारी स्ट्रेस है, क्या इन सब चीजों में भी शुक्र का रोल है? इन सब चीजों में ही शुक्र का रोल। शुक्र के बिना ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। एक्चुअली शुक्र के बिना ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। यहां पर आज जो हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, वो प्रोग्राम क्या है? वाइन विद कुचनाकर भाई। राइट। सो वाइन, व्हाट इज वाइन? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइन। डू यू थिंक वाइन इज हिडन इन द ट्री? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वाई? वो ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, दैट इज काइंड ऑफ अ वाइन। फिर वाइन, फ्रेश जूस इज ए वाइन। फ्रेश जूस इज अ वाइन। एप्पल जूस इज ए वाइन। या तो बट इफ यू ईट एप्पल और यू ड्रिंक द एप्पल जूस, व्हाट इज द डिफरेंस? एप्पल के खाने से हमारी बॉडी पर अलग इम्पैक्ट है, उससे हमें फाइबर भी मिल रहा है। एप्पल जूस में थोड़ा सा एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाता है, नशा हो जाता है। एप्पल जूस में नशा हो जाता है। मैं एक बार की बात है, मैं यहाँ पे छोटा सा वो देना चाहूंगा उदाहरण, कि एक पार्टी में बैठे थे, तो मैं वाइन लेता नहीं था एक्चुअली। वाइन विद कुचनाकर भैया भाई का प्रोग्राम हो रहा है, और मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं वाइन नहीं लेता था। तो मेरे लिए उन्होंने एप्पल जूस रखा हुआ था, और मैं एप्पल जूस बढ़िया पी रहा था। तो मुझे थोड़ी देर में उसने कहा, 8-10 लोगों का ग्रुप था, बैठे थे हम, यार दोस्त थे, बैठे थे। मतलब हम एक्चुअली एक कंपनी में जिसमें हम काम करते थे, उसके एक गेट टुगेदर थी, उन लोगों की, एम्प्लॉइज की जो गेट टुगेदर थी, कुलीग्स की, उसकी बात हो रही है। तो थोड़ी देर में जो हमारे मैनेजर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर तूने 2-3 ग्लास और पी लिए ना, मेरे को कहा, तो तेरे को हमारे से ज्यादा नशा हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं कि एप्पल जूस में जितना नशा हो सकता है, वो पता देर में लगता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि एक तो तुमने एप्पल से वाइन निकाली, तो वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके फिर वाइन निकाली तुमने। लेकिन एप्पल से जूस निकाला, उसके अंदर जो वाइन का जो नशा आएगा, वो उस वाइन का नशा नहीं होगा जो आपने प्रोसेस करके वाइन निकाली है। हाँ। तो मुझे समझ आया, मैंने एप्पल जूस उसी समय बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था वाइन पीने का। मेरी माँ मुझे बहुत मारती है अगर उसको पता लग जाता है ये बात। खैर, उसको बेचारी को यही नहीं पता होगा कि एप्पल जूस को भी वाइन कहते हैं, या एप्पल जूस में वाइन होती है। ये बात मुझे पता नहीं थी, और उनको भी आई एम श्योर नहीं पता होगी। आई कांट से दैट, बट चलो। लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने आज ये प्रोग्राम क्यों चुना। मैं वाइन अभी भी नहीं पीता हूं, दिखा रहा हूं, पर ये अनार का जूस पी रहा हूं मैं। तो वाइन इज अवेलेबल इन एवरीथिंग, एंड दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेटेड शुक्र। इन एवरीथिंग? एवरीथिंग। इसका मतलब जो ये कहावत हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ते खाए बोराए हैं ते पाए बोराए, ये यही है एक्चुअली, यही है वो जी, के कनक कनक ते 100 गुनी। अब इसमें कनक कनक क्या मतलब है? हमें ये बताया गया था स्कूल में कि एक कनक गेहूं को कहा गया है और एक कनक गोल्ड को। गेहूं खाने से भी नशा होता है, और सोना पाने से ही नशा हो जाता है। तो 100 गुना नशा किसमें होता है? दोनों में से? बात यह है, सोने में नहीं, ये हमें स्कूल में हमारी वो गलत बताया गया।
क्योंकि 100 गुना नशा एक्चुअली गेहूं में होता है। नहीं, उन्होंने बताया कि ते खाए बोराए है, हाँ। ते पाए बोराए। हाँ। तो एक चीज तो खाने के बाद हमें नशा हो रहा है, एक चीज हमारे हाथ में आ गई तो ही हमें नशा होने लगता है, तो उसमें ज्यादा नशा है गोल्ड में। गोल्ड जैसी चीज तुम हाथ में कब तक रखोगे यार? और गेहूं तो तुम्हें हर 2 घंटे में खाते हो तुम, पर गेहूं, और गेहूं का नशा पता नहीं लगता। हाँ। तो यही फर्क है, पर 100 गुना होता है। 100 एक बात बताओ, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी बात कहूंगा, 4 पैक पीने के बाद 5वां पैक पीते हो तो पता लगता है क्या? मैंने कभी पैक लिए नहीं है, तो किसी से पूछ लो कि 4 पैक तक तो पता लगता है पी रहा हूं, उसके बाद सारी बोतल खत्म कर देते हैं तो लोगों को पता लगता है कि तुम पी रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता लगेगा तुमने 4 से ज्यादा पिया है। इसका मतलब 4 पैक में हमें इतना नशा हो जाता है कि उसके बाद हमारी सेंसेस एग्जैक्टली। ओके। इसीलिए सोना और गेहूं में 100 गुना नशा ज्यादा होता है कंपेयर टू गोल्ड। पर हम लोग रोज गेहूं की बनी रोटी खाते हैं। हाँ। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में तो गेहूं के बिना हमारी किचन नहीं चलती है। करेक्ट। हमें तो कभी नहीं लगा कि गेहूं में नशा है, क्योंकि आदत पड़ गई। एडिक्शन किसको कहते हैं? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एडिक्शन। भाई 2 पैक तक तो मेरे को पता भी लगता मैंने पी। ओके। लोग कहते हैं ना कि 2-3 पैक तो पी लो तो यार उसको तो पता नहीं लगता कि पी है। तो वो एडिक्शन है कि 2 पैक तक तो मेरा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पता नहीं लगता कि मेरे को नशा हुआ कि नहीं हुआ। ये है फर्क। आपको यहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूं एक, कि लोग कहते हैं कि आंखों में नशा होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। फिर तो वहां तो कोई खाना और पीना कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। तो नशा जो है उसका वाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। कहा जाता है कि वो है ना, एक कपलेट है, इसमें शायद लिखा होगा, नशा शराब में होता हाँ। तो नाचती बोतल। वो कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, और बिना नशे के तो चलता नहीं ये जीवन। ये कपलेट है। अब सोचो कि वाइन में नशा कैसे हो सकता है? नशा वाइन में नहीं होता है, नशा किसी भी चीज में हो सकता है। पर अश्विनी जी, एक सीधा सा सवाल यहाँ पे ये बनता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो नशा करते हैं तो उसके बाद उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं या वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, यानी कि दे लूज कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, देयर फंक्शनल ऑर्गन्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स। तो इसे ही नशा कहा गया है। नहीं, ये जो है एक्सेस, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति सर्वत्र वर्जियत। करेक्ट। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट इज द की। नशा जब तक गेहूं का है, जो रोटी खा रहे हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस नशे के साथ अगर तुम अल्कोहल जोड़ देते हो तो वो फिर तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अच्छा, नशा एंड अल्कोहल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नशा इज ड्यू टू शुक्र, नशा इज नॉट ड्यू टू अल्कोहल और दिस। नशा इज ड्यू टू शुक्र, and alcohol is something which kills your shukr, जी, reduces the strength of the shukr basically, I would say. Okay. जी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ऑब्वियसली ये प्रश्न बचपन से ही मन में रहा है कि बोतल तो नाचती नहीं, फिर क्यों कहा जा रहा है कि शराब में नशा है। तो अल्कोहल हमारे शुक्र को डिस्टर्ब करता है, ऐसा है क्या? यस, जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल दिया, गेहूं का एग्जांपल लिया, दलिया खाते हो आप, गेहूं तो गेहूं है, चाहे उसको कैसे भी खाओगे, तो वो जो नशा है, वो नशा तुम्हारे शुक्र को इंप्रूव करता है। लेकिन अल्कोहल का जो नशा है वो तुम्हारे शुक्र को वीक करता है, प्रोवाइडेड the quantity is beyond the capability of your lungs। क्या होता है कि जो नशा जो आपको गेहूं दे रही है, हाँ जी, नशा जो आपको गेहूं दे रही है, वो नशा आपके पेट के थ्रू जा रहा है। वो जो डाइजेस्ट हो रहा है वो आपके पेट के थ्रू हो रहा है। लेकिन
जो नशा अल्कोहल देता है वो नशा पेट के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो वो कैसे वो नशा डाइजेस्ट, अल्कोहल इज ए वेरी वॉलेटाइल, यू नो, इट उड़ता है। अच्छा, तो इट इज थ्रोन अवे बाय द बॉडी थ्रू लंग्स। आप किसी से पूछो, डॉक्टर से पूछो, तो जो अल्कोहल का जो अल्कोहल जो है आपकी बॉडी में अगर है, तो वो अल्कोहल आपकी बॉडी से जो एग्जिट होता है वो होता है ब्रीदिंग के थ्रू, लंग्स के थ्रू। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है अल्कोहल को बॉडी से डिटॉक्स करना। नहीं, एक्चुअली एक बात यहां पर मैं ये कहूंगा कि अल्कोहल अगर आप लिमिट में ले रहे हो, हाँ जी, तो इट वर्क्स एज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर लंग्स। अच्छा, जो ये कहते हैं ना कि रम अगर पी लो, ठंड लग रही है, रम पी लो तो गर्मी आ जाती है। हाँ जी, व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपको अपनी वो पता हो, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, जो भी कहो उसको, कि जितना आप वो रम ले रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो, वो आपके लंग्स आर एबल टू थ्रो इट आउट थ्रू ब्रेथ, तो इट इज ए व्हाट आई वुड से अमृत। द वाइन becomes amrit if you know your capacity to throw it out. और अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब अल्कोहल लेते हैं तो दे टेंड टू लूज देयर कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी। उन्हें नहीं पता रहता कि हमारे लिए इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है या इतनी। करेक्ट। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स वो इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं इसीलिए प्रोसीजर बता रहा हूं कि लंग्स का काम है उस अल्कोहल को बाहर फेंकना। हाँ जी। तो अगर आपने उतना ही लिया है जितना कि आपके लंग्स के सेल्स क्लीन अप हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आपने वो अल्कोहल बाहर फेंक दिया। बट अगर उससे ज्यादा है तो वो आपके ब्लड में मिक्स होकर के हार्ट के थ्रू ब्रेन में चढ़ गया, देन यू स्टार्ट लूजिंग योर सेंसेस। ओके, ये एक बारूद की तरह है। बहुत थोड़ा हम किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम उसको एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज करने लगे तो इट्स वेरी बैड फॉर ह्यूमैनिटी। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली के खाना जो है पेट भर के खाओ। हाँ जी, ओवर ईटिंग मत करो। ओके, अब बताओ, अगर पेट भर के खा रहे हो तो ओवर ईटिंग हो कैसे सकती है? नहीं, फिर नहीं हो सकती। तो इसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों? पता नहीं। हाँ, तो ये पता करने की जरूरत है कि ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में हम रह क्यों रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितनी भूख है उससे 2/3 खाओ। नहीं, दिस इज नॉट कहा यही क्या? इट इज नॉट ए गुड अप्रोच। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि पेट भर के खाओ पर ओवर ईटिंग मत करो। एक्चुअली मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो ये बात मुझे बताई गई है नेचुरोपैथी में कि जितना स्पेस हमारे पेट में रहता है, जिसको खाली जगह है, वो आकाश तत्व का काम करता है। तो इसलिए आकाश तत्व की बैलेंसिंग के लिए उपवास इज अ सॉल्यूशन। तो इसीलिए शायद ये कहा गया कि 2/3 पेट भरो, 1/3 खाली छोड़ दो, तो आकाश तत्व तुम्हारा मेंटेन रहेगा। भैया वो देखो, कंफ्यूजन दुनिया में बहुत फैले हुए हैं, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता कि पेट भर के खाओ और ओवर ईटिंग मत करो। तो ये स्टेटमेंट मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है। दूसरा एक स्टेटमेंट कहा जाता है, थाली में छोड़ो मत। अब यार, तुमने कोई चीज ले ली और वो तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं है, तो तुम क्या करोगे? अगर उसको तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट गारंटीड खराब होगा, और तुम छोड़ने को मना कर रहे हैं। तो बताओ तुम करोगे क्या? एक्चुअली मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में ये रहा है कि जो हमें बचपन से कहा जाता है कि नहीं, प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए, थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पेट में ही डाला जाए, जबकि नेक्स्ट डे हम उसको फ्लश आउट ही करते हैं। तो उसको डस्टबिन में ना डाल के हम उसको फ्लश में डालें। आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट कि ये इट्स द सेम थिंग, मोर और लेस। बल्कि इट इज डेफिनेटली worse than the one, because you have utilized your strength in that throwing the waste, उसको फ्लश आउट करने में। करेक्ट। तो लेकिन खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। शुक्र की स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे।
और ये बात हो रही थी कि जो नशा है वो एक्चुअली शुक्र में होता है। अल्कोहल एक लिमिट तक हमारे लिए मेडिसिन का काम कर सकता है, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो इट बिकम्स The alcohol should be thrown out in breath while you are, इसलिए कहते हैं अगर वाइन पीनी है आपको, अल्कोहल पियो, अल्कोहल पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट the sip you have to take should be like a drop. ओके तो थोड़ा थोड़ा अगर पियोगे, स्लो पियोगे, आराम से पियोगे, तो इट बिकम्स ए अमृत फॉर यू। ओके आप वाइन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। अल्कोहल और ऑफ मेनी टाइप्स लाइक एनी अल्कोहल यू टेक, बट बेटर होगा कि अगर आप अल्कोहल को अपने अपनी बॉडी के कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करें तो शायद ज्यादा बेटर है। ओके ठीक है। कि आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या कहता है, उसके हिसाब से अगर आप वाइन सेलेक्ट करेंगे तो दैट विल हेल्प यू मच मोर। और फिर आई वुड अगेन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पुट इट हियर इज कि ताड़ी पीना इज मच बेटर ऑप्शन देन हैविंग ए बॉटल्ड वाइन फ्रेश। जी अश्विनी जी, एक और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब अल्कोहल की बात चलती है, जो मेरा ओपिनियन है या मैंने देखा है लोगों को कि अल्कोहल का कंजम्पशन मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी अवे फ्रॉम देयर प्रेजेंट। उनके हालात बहुत ख़राब हैं, दे आर इनटू स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को मेंटली शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए दे यूज़ अल्कोहल, जितना मैंने जाना है। तो अब ठीक है, एक लिमिट तक हमें यूज़ करना है अल्कोहल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, उससे ज़्यादा वो नुकसान देगा। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट, या जब एक दुख बहुत है लाइफ में, हम हर तरफ से परेशान हैं, अपने आप को एंटरटेन करना है, रिलैक्स करना है, तो कहते हैं ना थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे को बैठकर शराब पीनी है, उसका ऑल्टरनेट क्या है? वो लड़कियों ने, फीमेल्स आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाला है जी। हम शादी नहीं करेंगे। जो स्ट्रेस का रूट कॉज है उसको हटा दिया नेचुरली। भाई उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे नहीं, हाउ कैन दे मेक दिस स्टेटमेंट without knowing that the disadvantages or the stress they are getting from? So they have realized that most of the stress comes from home after marriage. Yeah, that is kind of true. So the females decided, I will not marry. तुम्हारी माँ ने पूछा कि तू शादी चलो नहीं कर रही, मान लिया, बट तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो उसने जवाब दिया कि मैं पिछले 30 साल से 25 साल से देख रही हूं तुम दोनों को, फिर पड़ोसियों को देख रही हूं, फिर रिलेशंस में देख रही हूं, एक भी फैमिली ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही जो प्रसन्न हो शादी करके, तो मैं शादी क्यों करूं? दिस इज द लॉजिक गिवन बाय फीमेल्स who are not getting married, who are refusing to get married, and they opted for relationship arrangements. अश्विनी जी, स्ट्रेस वहाँ भी है जो लोग लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या जो सिंगल भी हैं, जिनके जो अभी नहीं है किसी रिलेशनशिप में, even they are into stress because of one or the other reason. Correct. So that is what I am trying to come down to now, that when they cross 40, at the age of 40, they realize जब स्ट्रेस ऐसे भी रहना है, ऐसे भी रहना है, तो इससे तो अच्छा शादी कर ही ले। जी आपने खैर पिन पॉइंट ये बात की कि स्ट्रेस का कारण तो शादी है, तो स्ट्रेस के कारण को हटाया जाए। इसमें क्या शुक्र, जैसा कि आपने बताया कि नशा तो शुक्र में होता है, वीक शुक्र, ये जो स्ट्रेस का कारण है प्रिसाइजली वीक शुक्र। तुम्हारा अगर शुक्र कमजोर है तो तुम्हें स्ट्रेस आएगी ही आएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नथिंग बट यू हैव टू जस्ट इंप्रूव दी। जब तुम्हारा मक्खन की तरह से शुक्र पड़ा होता है ना, इसको मोटा मोटा इस तरीके से समझ सकते हो, जब तक तुम्हारा शुक्र मक्खन की तरह से पड़ा है तब तक वो तुम्हें स्ट्रेस देगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट
अगर हमने उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया है तो वो मक्खन की तरह बिखरा बिखरा ही पड़ा रहेगा। करेक्ट। तो अब उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखना है शुक्र को, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्यों, मेन एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के बिना शुक्र के इकट्ठा किए हुए घी नहीं बनेगा, और घी नहीं बनेगा तो बाकी प्रोडक्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बाकी प्रोडक्ट्स क्या? अरे घी से क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है? घी से बहुत कुछ बनता है, लेकिन शुक्र को जब हम इकट्ठा कर लेंगे, अपने कॉन्सेंट्रेटेड कर लेंगे अगर, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स? एंजॉयमेंट, टोटल एंजॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन शुक्र ओनली। Total enjoyment, total pain. If your shukra is weak, you will be in pain. If your shukra is strong, you will be enjoying. That's it. Pain of all kinds, physical, mental, all kinds. All kind of pains. All kind of pains. Spiritual, physical, mental, energy level, knowledge level, everything. तो जो हमें बताया जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी दे आर हैप्पी, और ऐसे ज़्यादातर लोग हमें आसपास दिखते ही हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैप्पी जो रहता है, पता नहीं उसे शादी करी है कि नहीं करी। जी ओके, तो काम है शुक्र को कॉन्सेंट्रेटेड रखना और यही है शुक्र विज्ञान जी, कि हम अपने शुक्र को कॉन्सेंट्रेटेड कैसे करके और कितना कॉन्सेंट्रेटेड अभी है, कितना रहना चाहिए, ये सब जो हिस्से हैं ये शुक्र विज्ञान के पार्ट है, तो सब्जेक्ट्स हैं जी। ओके, आज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप शुक्रिज्म के संस्थापक हैं जी। शुक्रिज्म क्या है? शुक्रिज्म इज a way of living. That if you start living the Shukrism way of living, then you will realize the difference between a normal life and a life in enjoyment. True enjoyment जिसको कहते हैं, आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। अश्विनी जी, वे ऑफ लिविंग तो हमारे वर्किंग कंडीशंस, हमारा ऑफिस, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, इनसे डिफाइन होता है। अब अगर हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत के अकॉर्डिंग ही रहना होता है, अपने परिवार के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। कुछ हमारी ऑफिस की लिमिटेशंस होती हैं, इस टाइम ही पहुंचना है, इस टाइम सोना है, जागना है। तो हमारा वे ऑफ लिविंग हमारे आसपास के हालातों से डिफाइन होता है, हम खुद उसे डिसाइड करने की हालात में नॉर्मली नहीं होते। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। सी, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड दैट इट इज हैप्पीनेस। When we are talking of Anand, it is a happiness. So that is individual. It has no connection with halat. You understand what I am saying? पर happiness is a state of mind. ये हमारा way of living नहीं हो सकता। No, it is not a state of mind. चाह के अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते। No, sorry. Again, happiness is what you are saying. State of mind is not happiness. Happiness is when your mind, brain and body are working together. If your state of mind only you will say, so that means you are in pain somewhere. Happiness is when all the three factors, mind, brain and body, all the three are functional. That is the state of happiness. जी। Okay. तो शुक्रिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग। इसका टू कीप योरसेल्फ हैप्पी एवर, इन एनी सिचुएशन यू विल बी हैप्पी। तो इसका मतलब शुक्रिज्म एक ऐसा वे ऑफ लिविंग हुआ जिसके थ्रू हम अपने माइंड, बॉडी और ब्रेन को कनेक्टेड रखते हैं, सिंक में रखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में रखते हैं। हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइजेशन विद योर हार्ट बीट, सो दैट other people, other situation, other community, other society, other part of the living are not able to disturb your happiness. जी। अश्विनी जी, इस समय अगर इस पृथ्वी पर 750 करोड़ लोग हैं तो शायद 700 करोड़ लोग अनहैप्पी हैं।
किसी ना किसी रीज़न की वजह से, अगर हम उनके लिए कहें कि शुक्रिज्म इज़ अ वे ऑफ लिविंग और वो अपने माइंड, ब्रेन एंड बॉडी को सिंक में रखने लगे अपने हार्ट बीट के साथ, तो दे कैन कम इनटू अ हैप्पी स्टेट. Not can. It's not the question of can. हाँ. They will. But in how many days? In how much That will time? depend on the how you follow the procedure. हाँ, if you do it seriously, then within 40 days you will start realizing the difference. और ये Or it is measurable. With shunt technology, you can measure that how much is sync between your heartbeat, mind, brain, and body has come. That you can measure. और ये कितने दिन में सिंक आने लगता है? I mean, कितनी देर का प्रोसीजर है हर रोज का? वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने देर में आने लगे. It can be half an hour to 24 hours. 24 hours? Yeah, it is possible. 24 hours. अरे तुम बीमार होते हो हॉस्पिटल में तो 24 घंटे के लिए जाते हो या 2 घंटे के लिए जाते हो? हॉस्पिटल जब जाते हो, एडमिट होते हो हार्ट सर्जरी के लिए, तो फॉर हाउ लॉन्ग यू आर देयर? For many days, like Then? maybe. तो यू आर आई एम सेइंग ओनली 24 hours. Like 24 hours in a day. हाँ, तो it will start reducing ना. Once you start getting the happiness, then the 24 hours will start reducing to maybe finally half an hour, 40 minutes. जब शुरू कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे इतने सारे पेन है, अगर तुम्हारे पास मेंटल बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में है, स्पिरिचुअल बॉडी में है, नॉलेज बॉडी में है, एनर्जी लेवल पे है, तो वो इतने सारे पेन कहाँ कहाँ है, उनसे गेट रिड ऑफ होने के लिए हो सकता है तुम्हें 24 घंटे लगे, पर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 40 दिन हम नॉर्मली कहते हैं कि 40 days you will take to start overcoming your pains. ओके, ये कुछ ऐसा ही है जैसे नेचुरोपैथी में रिट्रीट सेंटर्स होते हैं हमारे, तो हम 1-1.5 महीने के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में रखते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट रिकवर करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कि यही केयर रखनी है, एंड देन यू कैन लिव एटलीस्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल. Absolutely. Procedures are similar. I mean, it has a different procedures, but the time span can be dependent on the individual. See, individual's pain. Yeah. Okay. तो happiness is now on sale. क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, it is available on sale. Yes. अब ये available. But it is not discounted. Mind it. Sale का normally लोग मतलब डिस्काउंट लगा लेते हैं. इसकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा हाई है? वो डिपेंड करता है आपके पेन कितने हैं. अभी नेचुरली अगर हार्ट के ओपन सर्जरी होनी है या एंजाइना से काम चल जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ योर हार्ट. अभी तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में अगर पेन की बात की जाए तो दे आर इनटू पेन बिकॉज ऑफ देयर स्पाउस, देयर चिल्ड्रन, देयर करियर, देयर हेल्थ, देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर. तो ये 6 पॉइंट्स तो आई बिलीव कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं. तो हाउ मच विल इट कॉस्ट? From that will depend on from where you would like to start with. Okay, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. नेचुरली 6 में नहीं चुनना तुम्हें है ना कि तुम पहला किसको टेक केयर करना चाहते हो. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर होगा, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट होगी. अच्छा, फिर हम दूसरा चुनेंगे, नेचुरली दूसरा पेन चुनेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप भी तो चलोगे. हार्ट अटैक अगर मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है तो पहले ईसीजी होगा, फिर उसके बाद ईएमजी होगा, फिर एमएमजी होगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, या उससे पहले शायद ब्लड टेस्ट होगा पहले, फिर ईईजी होगा, ईसीजी होगा, क्या क्या होगा मुझे नहीं मालूम. ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, एक बार आप पेशेंट डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो आप हमेशा के लिए उनके ग्राहक बन गए. देखो भगवान जी का तो यही सिस्टम है. मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें. दैट इज द सिस्टम मेड बाय दी ऊपर वाला. सो ऊपर वाला जाने वो क्या बनाया उसने, बट अवेलेबल है, दैट इज श्योर. मीन्स वाइन का नशा नेचुरली नुकसान देगा अगर हम अल्कोहल का नशा करेंगे, इसलिए शुक्र का नशा हमारे लिए बेस्ट है. लेकिन ये नशा भी परमानेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, और पर ये हमें वो सब कुछ दे सकता है जिसके लिए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग. आई मीन मुक्ति, मोक्ष, each and everything you can get with improvement of your shukr is, I mean, you start improving your concentration of the shukr, you will reach the point where you will get mukti automatically. You will reach a point, you will get moksha automatically. तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने शुक्र की तरफ ध्यान देना है. जी. तो शुक्र should be concentrated. It's not be like मक्खन की तरह बिखरा बिखरा, and that is possible through procedures of shukrism. And this is all about Shukra Vigyan. Yeah.
जो आज हमने आपसे जाना, जी। एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग अ वाइन विद यू कुशनाकर भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग टू अस। आपसे बातचीत इसी तरह प्रोग्राम में के थ्रू करते रहेंगे। जी। प्रणाम।